तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में लिंगडोंग के सामने वहां पर एक बड़ा सा आदमी आ गया था और वो आदमी हिडन पपिट सेट का थर्ड एल्डर था और बाइटियान भी उसको अंकल अंकल कहकर बुला रहा था। वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था और सोच रहा था ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और टैंगली उसके पास जाता है और कहता है कि अंकल, इसने काफ़ी परेशान किया है मुझे और इसने हमारे सेट की बेइज्जती भी की है, तो आप इससे हमारे सेट का बदला लीजिए। इधर जो वो दूसरा मास्टर होता है वो कहता है कि मास्टर, इसने मेरे बेटे को भी मारा है, तो प्लीज़ आप इससे मेरे बेटे का बदला लीजिए। और वो उसको मारने के लिए बार बार कह रहा था। इधर थर्ड एल्डर कहता है कि मुझे पता है कि तुम किस तरह से हारे हो उस बच्चे से, और तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम इतना ज़्यादा पावरफुल हो के भी एक बच्चे से हार गए और तुम अपने बेटे की मौत का बदला भी खुद से नहीं ले पा रहे। और इसके बाद इधर वो मास्टर कहता है कि एल्डर मास्टर टैंगली भी इसके सामने नहीं टिक पा रहे थे। फिर वो उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है कि खामोश हो जाओ और उसकी एनर्जी को खुद के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। वहीं उस मास्टर की बॉडी से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी निकलते हुए थर्ड एल्डर की बॉडी में चली जाती है और उसकी सारी की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो उसे नीचे पटक देता है और वो वहीं पर मर जाता है। ये देख कर तो लिंगडोंग भी काफ़ी हैरान था और इधर मिस कियान भी पूछ रही थी कि फादर ये कौन है। तो उसके फादर बताते हैं कि दरअसल ये थर्ड एल्डर है इस सेक्ट का और ये हिडन पपिट सेक्ट के लिए पहले असैसिन हुआ करता था और हिडन पपिट सेक्ट के जितने भी बुरे काम थे वो सारे के सारे यही सर अंजाम देता था। और ये पहले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और उस वक्त इसको हराना नामुमकिन था, लेकिन फिर इसने कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि ये चाहता था कि इसकी पावर हद से ज़्यादा चली जाए और कोई भी इसको ना हरा पाए। इसलिए ये काफ़ी अरसे के लिए कल्टीवेशन करता रहा और जब अब ये वापस आ चुका है तो ये मैनिफेस्टेशन के हाफ स्टेज पर पहुंच चुका है। वो कहता है कि लिंगडोंग की किस्मत काफ़ी ज़्यादा बुरी है। अगर एक बार उसने इस पे अपने पावरफुल अटैक करना स्टार्ट कर दिए तो मुझे नहीं लगता कि वो बच पाए। फिर मिस कियान अपने फादर से पूछ रही थी कि क्या ये उसे हरा भी पाएगा। इधर हम देखते हैं कि लिंगडोंग तो थर्ड एल्डर की आंखों में आंखें मिलाकर बात कर रहा था और वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। उसके दिमाग में तो लैंजियान की पिक्चर थी और वो सोच रहा था कि वो भी तो मैनिफेस्टेशन के लेवल पर है। अगर मैं इसको हरा पाऊँ तो मैं उसको भी हरा पाऊंगा। इसका मतलब ये है कि मैं इससे फाइट करूं तो मतलब मैं लैंजियान से ही फाइट कर रहा हूँ। इधर लियो कह रहा होता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, लेकिन लिंगडोंग तो मांगने की बात में ही नहीं था और वो तो सीधा फाइट करने के मूड में था। इधर सिल्वर भी उसको देखकर काफ़ी हैरान था। थर्ड एल्डर उसको कहते हैं कि बेटे काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है तुम में, और वो उसको कहता है कि चलो मैं तुम्हें मौका देता हूँ, तुम अपने स्पेशल अटैक का इस्तेमाल करो मुझ पे पहले। ये सुनते ही लिंगडोंग भी मान जाता है और वो अपनी पावर्स को इकट्ठा करते हुए सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसके अटैक का उस पर ज़्यादा असर नहीं होता। उल्टा लिंगडोंग ही पीछे जाकर गिरता है और उसके अटैक से वो पीछे जाकर गिरता है और वो थर्ड एल्डर को पावर देखकर काफ़ी हैरान था कि वो अपनी स्पीड अटैक में भी उसको नहीं हरा पा रहा है। इधर देखते हैं कि वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन अब भी वैसा होता है। लेकिन अब लिंगडोंग अपने ब्लैक ड्रैगर को भी बाहर निकाल लेता है और उसकी पावर्स के साथ अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को भी मिलाकर थर्ड एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ये अटैक भी कुछ खास नहीं असर करता उस एल्डर पे और वो एल्डर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर ये अपना जेट टावर भी उसके ऊपर फेंक देता है, लेकिन वो जेट टावर को भी तोड़ देता है। दरअसल थर्ड एल्डर ने अपनी पावर्स को अपने पंच के अंदर स्टोर कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी पावर्स और ज़्यादा मल्टीपल हो जा रही थी, जिसकी वजह से उसने जेट टावर को भी तोड़ दिया। अब हम देखते हैं कि लिंगडोंग फाइट करने के लिए दोबारा से खड़ा हो जाता है और सोच रहा होता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो ये तो मुझे मार ही डालेगा। इसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करता है और वो अपनी बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बावजूद भी उसकी पावर्स इतना नहीं बढ़ी थी कि वो उस एल्डर को हरा पाए। अब हम देखते हैं कि वो अटैक करने के लिए रेडी था और उस एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है और वो अपनी स्पीड का यूज़ कर रहा था। अपनी स्पीड का यूज़ करने की वजह से वो फाइनली एक हिट उस एल्डर को मार ही देता है, लेकिन उस एल्डर पे इसका कुछ खास असर नहीं होता और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। लिंगडोंग और एल्डर काफ़ी ज़्यादा शानदार फाइट कर रहे थे। इधर इधर मिस्कियान और उसके फादर भी इसको देख रहे थे। मिस्कियान के फादर बोल रहे थे ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इस उम्र में इतनी ज़्यादा पावर को अचीव करना वाकई में बड़ी बात है। शायद इसने बहुत ही ज़्यादा दर्द सहे हैं और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना चाहता है और ये अपने मिशन तक पहुंच ही सकता है और मुझे लगता है कि ये फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बनेगा। इधर लिंगडोंग और थर्ड एल्डर की फाइट अभी भी चालू थी।
और अभी लिंगडोंग अपनी स्पिरिचुअल पावर का भी इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। और इधर हम देखते हैं कि थर्ड एल्डर ने उसको एब्सॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेव्स निकलने लगती हैं स्पिरिचुअल एनर्जी की, और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के बाद वहाँ पर धुआं फैल जाता है, और उस धुएं में वहाँ पर लिंगडोंग को थर्ड एल्डर कहीं नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे ही लिंगडोंग ऊपर देता है तो थर्ड एल्डर ऊपर से उसके ऊपर अटैक कर देता है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पंच उसके सर पर आकर मार देता है। ये पंच खाने के बाद तो लिंगडोंग नीचे गिर जाता है। अब थर्ड एल्डर उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है, जैसे कि उसने उस मास्टर के साथ किए थे। इधर हम देखते हैं कि वो उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर ही रहा होता है, और इधर मिस कियान और उसके फादर भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। और मिस कियान के फादर बोलने लगते हैं कि अब तो लिंग डोंग नहीं बच सकता, क्योंकि अब वो उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब करके उसकी स्पिरिचुअल पावर को ड्रेन कर देगा। इधर मिस कियान अपने फादर से कहती है कि फादर प्लीज़ आप उसे बचा दीजिए, कि आप हम उसे बचा नहीं सकते। इधर तो उनकी पहले से दुश्मनी थी, तो उसके फादर सोचने लगते हैं कि अब हिडन पपिट सेट थोड़ा सा वीक है और हम उसको हरा भी सकते हैं। लेकिन वो कुछ करते उससे पहले ही वहाँ पर पीछे एक एनर्जी निकलती है, और हम देखते हैं कि लिंग डोंग ऊपर हवा में था और नीचे थर्ड एल्डर की हाथ से वो छूट चुका था। ये देखकर तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि आखिर इतना ज़्यादा कम उम्र बच्चा इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और अब लिंग डोंग अपनी वही टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए रेडी था, जो टेक्निक उसको उस आउटयार्ड से मिली थी, और वो टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए अपनी पावर को इकट्ठा करने लगता है। इधर हम देखते हैं कि उसने अपने फ्लेम्स को भी अवेकन कर लिया था। अपने फ्लेम्स को अवेकन करने की वजह से थर्ड एल्डर के हाथों पर भी फ्लेम लग चुकी थी, लेकिन वो उससे कहता है कि तुम्हारी ये कमज़ोर फ्लेम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और वो उसको मारने के लिए बिल्कुल रेडी था। अब लिंगडोंग हवा में उड़ने लगता है और अपनी हेवनली फिंगर टेक्निक को यूज़ करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी हेवनली फिंगर टेक्निक को जैसे इस्तेमाल करता है तो वहाँ पर एक हेवनली बॉडी आ जाती है, और उसको देख कर तो यहाँ पर थर्ड एल्डर भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, और उसे समझ आ जाती है कि ये अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। इधर मिस कियान कहती है कि ये वही टेक्निक है जो कि इसको टॉम से मिली थी। और इधर हम देखते हैं कि मिस कियान टेक्निक के बारे में बात कर रही थी। वो सोचती है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये टेक्निक इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी। और वो तभी देखते ही देखते वहाँ पर लिंगडोंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस टेक्निक को थर्ड एल्डर के ऊपर दे मारता है, और उस टेक्निक के आते ही वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा जाइंट फिंगर उस एल्डर के ऊपर आकर गिर जाती है, और उस एल्डर पर गिरते ही और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट से वो दूर फेंके जाते हैं, और हम देखते हैं कि लिंगडोंग ने वहाँ पर टैंगली को उठाकर डियो के ऊपर रख दिया था और उसको अपने साथ लेकर जाने वाला था। वो उसके ऊपर बिठाता है ताकि वो उसे पूछताछ कर सके। इधर हम देखते हैं कि वो डियो पर बैठ जाता है, और पीछे से वहाँ पर थर्ड एल्डर उठते हुए कहता है कि कहाँ जा रहे हो। तो वहाँ पर लिंगडोंग उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम अब मेरे साथ लड़ने की हालत में हो, तो इस फाइट को हम कभी बाद में कंटिन्यू करेंगे। और ये कहने के बाद वो यहाँ से उठ जाता है, और तभी हम देखते हैं कि ये तो बेचारा उसको देखता ही रह जाता है। यहाँ पर मिस कियान के फादर तो लिंगडोंग से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे, और वो उसकी तारीफ करे जा रहे थे, और उसकी तारीफ करते हुए वो वापस जाने लगते हैं। तंग इधर हम तुरंत ही देखते हैं कहता कि है वो कि किसी कुछ और साल जगह पर पहले आ चुके तुम्हारे थे, सेक्ट और को वो एक लिंगडोंग बहुत ही उसको कहने ज्यादा लगता है पावरफुल कि ट्रेजर कुछ मिला सालों था। पहले क्या तुम जब उसके तुम्हारी बारे में फैमिली मुझे को कुछ एक बता ट्रेजर मिला सकते था, हो? तो अब वो टैंगली कहाँ है। ये बात सुनते ही वहां समझ पर जाता टैंगली है समझ कि जाता लिंग है कि डोंग ये यहाँ उस पर उस हेवनली सील एंसेस्ट्रल के सील बारे की में बात बात कर कर रहा रहा है, है। इसलिए वो वो तुरंत ही बताता कहता है है कि कि मुझे इसके नहीं, बारे में मुझे कुछ इस नहीं बारे में पता, और कुछ नहीं मुझे प्लीज पता। छोड़ लेकिन दो। अब लिंग लिंगडोंग डोंग उसे उससे कहता है कहता कि है मैं कि तुम्हें अब आखिरी तुमने मौका मेरे दे लिए रहा और हूँ, कोई रास्ता मुझे नहीं बता छोड़ा दो है। वरना और मैं अपनी इतना पावर का कहते हुए इस्तेमाल वो करूंगा। और वो अपनी उसके ऊपर फिंगर को पावर आगे इस्तेमाल करते करते हुए हुए कुछ उसके ऊपर स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ अपनी स्पिरिचुअल टैंगली के एनर्जी दिमाग दे पर मारता है, डालने जिसकी लगता वजह है। से उसको इस चीज काफी से ज्यादा टैंगली को पेन हो बहुत रहा ज्यादा था अपने दर्द हो सर में। रहा इस था। पेन को ये बर्दाश्त तो ना नहीं। कर पाने की वजह से वो उसको उस सील के बारे में बताने के लिए तैयार हो जाता है, और उसको बताता है कि 10 दिनों के बाद मेरे फादर उस सील को रिफाइन करने वाले हैं, लेकिन वो रिफाइन तो नहीं हुई, इसकी वजह से वो उस सील के बैरियर को ही तोड़ देंगे। और वो गलती से ये भी बता देता है कि वो किस जगह पर उस चीज़ को रिफाइन करने वाले हैं। तो ये सुनने के बाद तो भाई डी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और उसको कहता है कि बेटे तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है, और अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो मुझे वहीं के सारे रास्ते भी बता दो। वो उससे पूछने लगता है कि तुम्हारे एल्डर्स कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, तो वो बताता है कि हमारे सेक्ट में टोटल 3 मैनिफेस्टेशन के एल्डर्स हैं, जिनमें से 2 एल्डर्स हैं और एक मेरे फादर हैं, और एक तो थर्ड एल्डर हैं जो कि हाफ मैनिफेस्टेशन के स्टेज पर हैं। पैंगलिन समझ जाता है कि यहाँ पर इनसे फाइट करना आसान नहीं होने वाला, और लिंगडोंग उसे कहता है कि तुम ही मुझे वहाँ पर लेकर जाओगे।
फिर हमें यहाँ पर हिडन पपेट सेट के लीडर को दिखाया जाता है जो कि अपने थर्ड एल्डर से कह रहा था कि तुम एक छोटे से मामूली बच्चे से हार गए। थर्ड एल्डर कहने लगते हैं कि मास्टर इस बार प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अगर लिंगडोंग मुझे फिर दिखा तो मैं उसको मार दूंगा। वो उनसे माफी मांगता है और उसको माफ कर देते हैं। इधर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें ब्लड सेक्ट दिखाया जाता है जहाँ पर उनके लीडर कह रहे थे कि मुझे यहाँ पर हिडन पपेट सेक्ट पर थोड़ा सा शक है क्योंकि उनका बेटा किडनैप हो चुका है और अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। कुछ ना कुछ दाल में ज़रूर काला होगा। मिस कियान भी कहती हैं कि हाँ फादर, यहाँ पर कुछ तो चल रहा है जो कि हिडन पपेट सेट हम दूसरे सेट से छुपा रहा है। और हमें यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर लिंगडोंग यहाँ पर बाइटियान को भी यहाँ पर ले आया था और टैनली को साथ लेते हुए वो उसको कहता है कि जल्दी से बताओ मुझे तुम्हारा आखिरी सेट किस तरफ हो जाता है और वो उससे रास्ता पूछने लगता है। इधर हम देखते हैं कि उसने बाइटियान की वो टेक्निक भी हासिल कर ली थी। सॉरी गैस, मैं उसको बार बार बाइटियान बोल रहा हूँ, दरअसल उसका नाम टैंगली है और ना मुझे बाइटियान एक और हमारी सीरीज़ है उसका मुझे बार बार नाम याद आ रहा है। तो चलो हम इसको रिज्यूम करते हैं, इग्नोर करना कि मैं बार बार नाम वो लेता रहूँ। फिर यहाँ पर लिंगडोंग भी वहाँ पर पहुँच चुका था जहाँ पर हिडन पपेट सेट का पैलेस है। वो लिटियान से पूछता है कि बताओ आखिर यहाँ पर किस रास्ते से जाना है। दरअसल वो पहले रास्ते से तो नहीं जा सकता था क्योंकि सामने वाले रास्ते पर बहुत ज़्यादा गार्ड थे। तो टैंगली उसे पीछे वाले रास्ता बताता है। तो यहाँ पर जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि उस जगह पर तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन। वो समझ जाता है कि टैंगली ने ज़बरदस्ती से ही उसको वो जगह बताई है क्योंकि कोई भी मामूली कल्टीवेटर थर्ड फॉर्मेशन से तो नहीं गुजर पाता। लेकिन यहाँ पर लिंगडोंग तो काफ़ी ज़्यादा आसानी से उस जगह से गुजर रहा था क्योंकि उसने पहले ही थंडर बॉडी को अचीव कर लिया था। और इधर रेड ने भी अपनी बात का इस्तेमाल करते हुए उनके आसपास एक शील्ड बना दी थी जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा स्पीड से वहाँ से जा पा रहे थे। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर हमें हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर्स और मास्टर के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा सोल्जर्स वहाँ पर मौजूद थे। और उनको इतने ज़्यादा सोल्जर की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि वो उस एंसेस्टर सील को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए थी। इधर दूसरी तरफ लिंगडोंग और रैड भी ऊपर से उनके ऊपर नज़र रख रहे थे। नीचे हम देखते हैं कि वो एल्डर्स भी आ चुके थे और वहाँ पर वो इंतज़ार कर रहे थे सूरज ग्रहण होने का। इधर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो थर्ड एल्डर भी मौजूद था और उस सेक्ट के लीडर के पीछे दो और एल्डर थे जो कि एल्डर के समेत समेत वो खुद भी मैनिफेस्टेशन की कंप्लीट स्टेज पर थे। लेकिन यहाँ पर थर्ड रैंक एल्डर मैनिफेस्टेशन के हाफ स्टेज पर था इसलिए वो उनसे कमज़ोर था। लिंक डोंग को रेड बताता है कि ये लोग अभी सूर्य ग्रहण होने का वेट कर रहे हैं और जब सूर्य ग्रहण हो जाएगा तब ये अपनी पावर को इकट्ठा करते हुए उस एंसेस्टर सील को खोलने की कोशिश करेंगे। तभी वहाँ पर सूर्य ग्रहण भी हो जाता है और यहाँ पर हिडन पपी सेट का मास्टर बोलता है कि अब टाइम आ चुका है और वो अब वहाँ से सील को भी बाहर निकालता है और अपने लोगों को कहता है कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मेरी मदद करो और वो लोग भी ऐसा ही करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बना देते हैं जो कि आसमान में जा चुकी थी और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी और ख़तरनाक दिख रही थी। उसमें से एक पावरफुल एनर्जी निकलनी थी जो कि सीधा आकर उस एंसेस्ट्रल सील को लगने वाली थी। ये देख कर तो रेड समझ जाता है और वो लिंगडोंग को बताने लगता है कि दरअसल ये लोग एंसेस्ट्रल सील को रिफाइन करने में पहले ही नाकाम हो चुके हैं। अब वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ज़बरदस्ती उस सील के ऊपर लगे हुए बैरियर को तोड़ना चाहते हैं और बिल्कुल ऐसा ही होता है। उस एनर्जी के उपजालते ही वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलती है जो कि सीधा ही उस एंसेस्टर सील को जाकर लगती है और वहाँ पर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट के होते ही वहाँ पर आसपास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फैलती है और ये एनर्जी की वेव बहुत ज़्यादा दूर तक जाती है और यहाँ पर वो इस जगह के भी बाहर चली जाती है और हम देखते हैं कि इस एनर्जी को गुंगचुन में भी नोटिस कर लिया था और वो समझ जाती है कि कोई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी बाहर निकल रही है। इधर उसके मास्टर कहते हैं कि सीनियर आपने तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है और आपने तो काफ़ी ज़्यादा दूर से आने वाली एनर्जी को भी नोटिस कर लिया और वो उसकी तारीफ करते हैं कि आखिर आपने निर्वाणा हार्ट को तो अचीव कर लिया है। और निर्वाणा हार्ट के सुनते ही उसको सबसे पहले वहाँ पर लिंगडोंग के ख्याल आता है और लिंगडोंग के ख्याल आते ही वो उस ख्याल में ही खो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि हमें उन दोनों का सीन दिखाया जाता है जब वो एक साथ थे और एक साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे।
और ये देखते ही वो उसमें ही खो जाती है और वहाँ पर बाहर आते ही वो लोग वापस अपने मिशन की तरफ चले जाते हैं। इधर हमें दोबारा से यहाँ पर हिडन पपिट सेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर धुआं फैला हुआ था और धुआं हटते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर उस एंसेस्टर सील के ऊपर एक क्रैक आ चुका था और ये लोग खुश हो चुके थे कि अब शायद उसकी मेहनत काम आ रही है। लेकिन यहाँ पर रेड समझ जाता है कि ये सील के ऊपर क्रैक बिल्कुल भी धोखा है और यहाँ पर उस सील को कुछ नहीं हुआ। और वो लिंगडोंग को संभालने लगता है क्योंकि लिंगडोंग वहाँ पर सील को बचाने के लिए जाने वाला था। और तभी वहाँ पर सील मास्टर बाहर आते हैं और वो वहाँ पर हिडन मास्टर्स को सावधान करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर तुम इस सील के नहीं बने हुए हो और ये सील तुम्हारी डेस्टिनी में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो तुम्हें चाहिए कि तुम इस सील को छोड़ दो और तुम इसको रिफाइन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो मास्टर उसे कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक सोल प्रैक्टिशनर हो और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए वो अपने सोल्जर्स को कहकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पर उस अटैक के जाते ही सील मास्टर तो कोई भी रिएक्शन नहीं देते और वो उल्टा उस एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करने लगते हैं। और उनके कोई ना रिएक्शन होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हैरान हो चुके थे। और हम देखते हैं कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे थे और एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस एनर्जी को एक ही बार में रिलीज़ कर दिया और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल शॉक वेव्स की सूरत में निकलती है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग मरने लगते हैं और वहाँ पर वो सोल्जर की बॉडी तो बिल्कुल राख में ही बदल चुकी थी। और ये देखकर तो पपेट सेट का मास्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान था और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। उसने अपने 2 एल्डर्स को भी बचा लिया था और वहाँ पर उसके कुछ सोल्जर भी बच चुके थे। वो देखता है कि वो उसके ऊपर जो क्रैक आया था वो भी हट चुका है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। अब वो दोबारा ट्राई करता और अपने ट्राई करने के लिए अपने सोल्जर्स को बुलाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिंगडोंग को कुछ भी पता नहीं होता कि क्या हुआ। रैट उसको बताता है कि दरअसल सीड मास्टर ने उनकी पावर्स को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल किया और इतनी ज़्यादा पावरफुल वेव तो निकालने के लिए तुम्हें कम से कम कई हज़ार सालों की कल्टीवेशन चाहिए होगी और अगर तुम इस सील को भी पालो तो तब भी मुझे नहीं लगता कि तुम उस सील मास्टर जितना पावरफुल वेव को निकाल पाओ। और इधर हम देखते हैं कि ये सब वो भी समझ चुका था और वो तय कर लेता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनूंगा। इधर ये मास्टर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और वो दोबारा ट्राई करना उससे पहले ही वहाँ पर उसके ऊपर अटैक हो जाता है और ये अटैक दरअसल में ब्लड सेक्ट के मास्टर और उसके सोल्जर्स ने किया था। दरअसल ब्लड सेट के मास्टर को पहले से कुछ दाल में काला नजर आ रहा था कि उनका बेटा किडनैप हुआ है और उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। और वो उनको कहते हैं कि मुझे मालूम था कि तुम लोग कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे होगे और तुम लोग ऐसे क्या छुपा के कर रहे हो और अगर तुम लोगों को अपनी जान सलामत है तो ये चीज़ हमारे हवाले कर दो। लिंगडोंग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि इस तरह से उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी थी उस एंसेस्टर सील को अपने साथ ले जाने की। तभी वहाँ पर मार्शल अलायंस सेट भी आ जाता है और उनको भी ये कुछ दाल में काला लगा था, इसीलिए वो लोग भी यहाँ पर आ चुके थे। इसलिए वो सब कहते हैं कि दरअसल में हिडन पपेट सेट तो इस सील को नहीं ब्रेक कर सकता और तुम लोगों ने एक बार पहले भी ट्राई कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी पावर इस सील को तोड़ने के लिए काफ़ी है। तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि हम सब मिलकर इस सील को डिस्ट्रॉय करें और उसकी पावर्स को हम आपस में ही बांट लें। लेकिन दूसरी तरफ वहाँ पर हिडन पपी सेट का मास्टर ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी था कि वो अपनी सील को दूसरों के साथ शेयर करे। इसलिए वो इनके साथ फाइट करने के लिए रेडी था। तभी वहाँ पर उनके दरमियान में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर मार्शल अलायंस और ब्लड सेक्ट के मास्टर दोनों एक साथ हिडन पपिट सेक्ट के मास्टर पर अटैक कर रहे थे और पपिट सेक्ट का मास्टर भी काफ़ी उनको अच्छी टक्कर दे रहा था। इधर दूसरे एल्डर्स भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी थे और वो लोग भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और अपने 2 पावरफुल पपिट्स को समन कर लेते हैं, जो कि ब्लड सेक्ट के वॉरियर्स से काफ़ी ज़्यादा कड़ी टक्कर के साथ लड़ रहे थे। और यहाँ पर वो उनको काफ़ी ज़्यादा आसानी से धूल भी चटा रहे थे। इधर हम देखते हैं कि वो लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी कर रहे थे। अब वहाँ पर वो अभी भी फाइट कर रहे थे और उनके फाइट से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी वेव्स निकल रही थी। और इधर उन दोनों सेट के मास्टर्स को पता लग जाता है कि हिडन पपिट सेट के मास्टर टैंग शाह दरअसल में एडवांस लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुका है और इसीलिए वो लोग भी अब उसको हराने के काबिल नहीं है, बल्कि वो उनसे भी ज़्यादा पावरफुल है और अगर वो दोनों एक साथ भी उसके ऊपर अटैक करें तो भी वो लोग उसे नहीं हरा सकते क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन के एडवांस लेवल तक पहुंच चुका है। इसलिए यहाँ पर वो ब्लड मास्टर सेट बोलता है कि अगर तुम चाहो तो हम लोग एक साथ मिलकर यहाँ पर मदद कर सकते हैं तुम्हारी।
तो यहाँ पर टैंक शाह भी मान जाता है और सोचता है कि इसी में मेरी ही भलाई है। दरअसल में हम उसे नहीं हरा पाए तो क्या हुआ, हम तीनों मिलकर अगर सील को खोल लें तो फिर भी मुझे एक हिस्सा मिल जाएगा। इसलिए वो उसके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन सील पर अटैक करके जब वो देखते हैं तो वहाँ पर उस सील को कुछ भी नहीं हुआ हुआ होता और उनकी सारे के सारे एफर्ट्स वेस्ट हो चुके होते हैं। ये देखकर तो वो काफ़ी हैरान था और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। यहाँ पर सही मौका देकर ही लिंगडोंग भागते हुए इस सील को टच करने के लिए चला जाता है। टैंक शाह भी उसे देख रहा था और वो उसको रोकने की बजाय हंसता ही जा रहा था और सोच रहा था कि दरअसल में ये इतना पावरफुल है ही नहीं कि इस सील को टच कर पाए और सील को टच करते ही ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता और जैसे ही यहाँ पर लिंगडोंग उस सील को टच करता है तो वहाँ पर उसके सर पे लगा हुआ हेवनली मार्क भी ग्लो करने लगता है और हेवनली मार्क के ग्लो करने के साथ साथ वो सील भी टूटने लगती है और उस सील के टूटते ही वो हेवनली सील उसके पास आ जाती है और वो बैरियर के टूटने के बाद वो उसको हासिल कर लेता है। ये देखकर तो बाकी सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि इतना कम उम्र के बावजूद ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे है। और उस सील को हासिल करने के बाद वो जल्दी से अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा स्पीड में चला जाता है और उसके सामने थर्ड एल्डर भी आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर लिंगडोंग थर्ड एल्डर के ऊपर अटैक करते हुए उसको पीछे पटक देता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फुल स्पीड से वहाँ पर निकलने के लिए कोशिश करता है। और ये देखकर तो यहाँ पर ब्लड सेक्ट और मार्शल अलायंस सेट के लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और यहाँ पर दोनों एल्डर्स और टैंक शाह भी इसको देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था और उसे पता लगता है कि यही वही बच्चा है जिसने इसके मैनिफेस्टेशन स्टेज के एल्डर को हराया है और इसके बेटे को भी इसी ने किडनैप किया है। इसलिए वो लोग उसके पीछे जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और यहाँ पर मिस कियान आते कहती है कि फादर आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। उसके फादर कहते हैं कि अगर इसकी किस्मत अच्छी हुई तो ये बच जाएगा, वरना लिंगडोंग अगर यहाँ पर एक बार टैंगशा के हाथों में आ गया तो उसका बचना इम्पॉसिबल है। और वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि अब हम दो एक सेक्ट के मास्टर भी उनको नहीं मिल हरा पाए तो वो एक बच्चा क्या हरा पाएगा। इधर हमें यहाँ पर पाइथन और टैंगली को दिखाया जाता है। टैंगली कहता है कि देखना अब मेरा फादर उसको पकड़कर उसकी भुजिया बना देगा। ये सुनकर तो पाइथन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको पकड़ने कर अपने साथ ले जाने के लिए तैयार था। और वो उसके करीब आते हुए उसको कहता है कि बच्चे अब तुम अपनी खैर माना। और उसको पकड़ते ही वो छुप छुप कर वहाँ पे जाने लगता है क्योंकि अगर किसी ने उसको देख लिया तो उल्टा उसी के ऊपर अटैक कर देंगे। यहाँ पर लिंगडोंग भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा था और उसके पीछे यहाँ पर हिडन पपिट सेट के सोल्जर्स के साथ साथ वो दोनों एल्डर्स भी पीछे लगे हुए थे और उसको पकड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे थे। रैट उसको कहता है कि जल्दी करो और अपनी स्पीड का इस्तेमाल करो। और ये सुनते ही तो वो कहता है कि क्या करूँ, मैं इतनी ज़्यादा स्पीड तो अपनी यूज़ कर रहा हूँ और उसे बताता है कि मैं अपनी फुल मैक्स स्पीड पे हूँ और इससे ज़्यादा स्पीड नहीं है मेरे पास। तो रैट उसे कहता है कि तुमसे तो कुछ होने से रहा, इसीलिए वो उसको अपनी पावर देने के लिए रेडी हो जाता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए लिंगडोंग की स्पीड और भी ज़्यादा फास्ट कर देता है। इसके बाद भी वो लोग उसके पीछे आ रहे थे और उन दोनों एल्डर्स ने अपने सोल पपिट्स को छोड़ दिया था लिंगडोंग के ऊपर अटैक करने के लिए। ये देखकर तो लिंगडोंग थोड़ा सा घबरा जाता है लेकिन वह खुद को संभालते हुए अपने भी हेवनली पपेट को बाहर निकालता है, उनके ऊपर लड़ने के लिए छोड़ देता है और वो पपेट भी उसके साथ लड़ने लगता है जिसकी वजह से उसको वहाँ पर रुकना पड़ा था क्योंकि वो एक पपेट उन दोनों पपेट्स को नहीं हरा सकता था। और उसका पपेट एक पपेट से फाइट कर रहा था और दूसरे पपेट से यहाँ पर लिंगडोंग खुद फाइट कर रहा था। ये देखकर तो वहाँ पर वो एल्डर्स भी कहते हैं कि इस बच्चे की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल है इतनी कम एज में। कहता है लेकिन अफसोस इसको अब मरना होगा और वो उसके करीब जाकर उससे भी फाइट करने के लिए रेडी थे। इधर लिंगडोंग उस एल्डर से फाइट कर रहा था और वो एक एल्डर के अटैक को एक फॉर्मेशन बनाकर रोकने लगता है लेकिन वो उस फॉर्मेशन से उस अटैक को ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाता और वो फॉर्मेशन टूटते ही लिंगडोंग सीधा ज़मीन पर जाकर गिरता है और ज़मीन पर गिरते ही वहाँ पर वो एल्डर्स और उसके प्रॉफिट्स भी आ जाते हैं और उसके पीछे लगे हुए गार्ड्स भी वहाँ पर चारों तरफ से लिंगडोंग को घेर लेते हैं और अपना अटैक रेडी कर लेते हैं। और वहाँ पर उठते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर टैंक शाह भी आ चुका था। टैंक शाह को आते देख सभी लोग उसको ग्रीट करते हैं। टैंक शाह आते हुए कहता है कि वाह बच्चे, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। तुमने हमारे सेक्ट में ही घुसकर हमारा ट्रेजर
कर ही चुरा लिया। और मुझे लगता है कि तुम्हें इस एंसेस्टर सील के बारे में बहुत कुछ पता है, तो क्यों ना तुम ऐसा करो कि इसके बारे में जो कुछ तुम्हें पता है वो चीज़ हमारे साथ भी शेयर करो। ये कहने के बाद वो आगे ही बढ़ रहा था। इधर वो कहता है कि मुझे सर इसके बारे में आपसे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं पता, और आपसे ही कम पता है मुझे। डिंग डोंग की ये बात सुनकर वो कहता है कि मेरे सामने चालाक बनने की तो कोशिश बिल्कुल भी मत करना। अभी लिंग डोंग रैट से पूछ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। रैट उसे बताता है कि अगर तुम भागे तो तुम्हारे 30% चांसेस है यहाँ से भागने के, वरना बाकी 70% चांसेस यही है कि तुम पकड़े जाओगे। तभी वहाँ पर पाइथन वहाँ पर तैंगली को लेकर आ जाता है। तैंगली की ये हालत देखकर वो सारे के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। लिंग डोंग तो काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि वहाँ पर उनका होस्ट आ चुका था। यहाँ पर जब टैंग शाह अपने बेटे को देखता है तो वो थोड़ा सा घबराता है, और तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि टैंगली कहता है कि फादर इसको डिस्ट्रॉय कर दो, मेरी चिंता मत करना। लेकिन तभी पाइथन उसको लिंगडोंग के कदमों में फेंक देता है। लिंगडोंग उसे उठाकर ह्यूमन शील्ड की तरह यूज़ करता है और अपनी उंगलियों में स्पिरिचुअल एनर्जी भरते हुए उसकी गर्दन के करीब लेकर जाता है और कहता है कि मुझे लगता है तुम लोग कॉपरेट करोगे और तुम्हें कॉपरेट करना भी चाहिए। तो यहाँ पर टैंगशा भी कॉपरेट करने के लिए बिल्कुल ही तैयार था, और वो कहता है कि प्लीज़ इसको मत मारना, इसको बिल्कुल भी मत मारना। यहाँ पर टैंगी कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार दोगे। टैंग शैन अपने हीरोज़ को कहता है कि इसके अटैक को अभी के अभी बंद कर दो। वो उसके सोल्जर्स भी अटैक बंद करने के लिए रेडी थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिंग डोंग उनसे कहता है कि शाबाश, अच्छा काम किया। इधर टैंग शा अपने पीछे से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए कोई अटैक बनाने को तैयार था। रैड ने पहले ही लिंग डोंग को इन्फॉर्म कर दिया था, इसीलिए जैसे ही वहाँ पर टैंगशा उसके ऊपर अटैक करता है तो लिंग डोंग सामने उसी के बेटे को लाकर रख देता है, जिसकी वजह से वो स्पिरिचुअल एरो जाकर सीधा उन दोनों को लगता है। लेकिन क्योंकि वहाँ पर लिंग डोंग ने टैंग ली को आगे कर दिया था तो वो पहला अटैक टैंग ली को लगता है, जिसकी वजह से लिंग डोंग को कम चोट लगती है। टैंगली की ये हालत देखकर टैंगशा फौरन उसके पास भागता है और उसको पकड़ लेता है। टैंगली को नीचे डालते ही वहाँ पर लिंग डोंग तो उड़ चुका था और वो वहाँ से जाने लगता है। टैंगशा टैंगशा अपने एल्डर्स को अपने बेटे को देकर कहता है कि इसकी सांसें भी चल रही हैं, तो तुम इसको ऐसा करो, जल्दी से जाकर डॉक्टर के पास ले जाओ, और वहाँ पर इसको देकर आने के बाद तुम लोग वापस मेरे पीछे आना, और मैं अभी इस लड़के के पीछे जा रहा हूँ। वो ये कैसे ही हमारा ट्रेजर हमसे नहीं छीन कर जा सकता। यहाँ पर हम देखते हैं कि पाइथन और लिंगडोंग और रैड भी यहाँ से भाग रहे थे। रैड बाहर आता है और कहता है कि तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। टैंगली कहता है कि नहीं, मुझे ज़्यादा चोट तो नहीं लगती, लेकिन हाँ, क्योंकि वो एरो मेरे अंदर तक नहीं पहुँचा, इसीलिए मैं इंटरनल ब्लीडिंग और इंटरनल अटैक से बच चुका हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि टैंगशा भी उनके पीछे ही आ रहा था। तो लिंगडोंग यहाँ पर पाइथन से कहता है कि जल्दी से स्पीड बढ़ाओ और भागो यहाँ से। पीछे से टैंगशा कहता है कि तुम एक मामूली स्पिरिचुअल बीस्ट की वजह से हम मेरे से ज़्यादा तो तेज़ बिल्कुल नहीं हो पाओगे, और इसकी वजह से वो ज़्यादा स्पीड अपनी यूज़ करता है और उनके पीछे जाने के लिए फुल पावर का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन अभी भी वो उनको पकड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम नहीं था, इसीलिए वो अपने अटैक्स बनाने की तैयार करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिंगडोंग पाइथन से कहता है कि जल्दी से अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हुए उड़ो। ऐसा करते ही यहाँ पर टैंगशा के अटैक्स भी उनको ज़्यादा चोट नहीं पहुंचा रहे थे, और वो उनके अटैक से काफ़ी ज़्यादा आसानी से डॉज कर पा रहे थे। इधर टैंगशा को अटैक करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, लेकिन वो फिर भी अटैक किए जा रहा था और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धुआं फैलता है। उसको उनको टैंगशा के अटैक से तो बढ़ना था, लेकिन वहाँ पर तभी ज़मीन के अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फ्लेम्स बाहर निकलने लगती हैं, और ये फ्लेम्स कई सी अब वहाँ पर उन फ्लेम्स की वजह से लिंगडोंग की स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी थी, जिसका फ़ायदा उठाते हुए टैंगशा उनके ऊपर अटैक कर देता है, और उसमें एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पाम अटैक उनकी तरफ कर दिया था, और वो पाम अटैक डायरेक्ट जाकर लिंगडोंग और पाइथन को लग जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही ज़मीन पर आ जाते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर टैंगशा भी आ चुका था। अब वो कहता है कि बेटे, अब तुम्हारे बचने का कोई भी रास्ता नहीं, अब तुम्हारी मौत सामने है, क्योंकि पीछे वहाँ पर द रिवर ऑफ ज़ैंज़ुआन थी, और वो एक ऐसी रिवर थी जहाँ पर जाते ही कोई भी जिंदा नहीं बच सकता था, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमेंस अमाउंट में फायर निकलती थी, जिसकी वजह से वो डेथ रिवर भी कहलाती है। तभी वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि तैंगशा भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और पीछे उनके रिवर है, इसीलिए अब कोई रास्ता ना होने की वजह से
लिंगडोंग उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी था और वो हवा में आ जाता है और वो शुरुआत में ही अपनी हेवनली फिंगर टेक्निक को यूज करता है। ये देख के दीक्षा कहता है कि बच्चे, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी। आखिर तुम इतने कम कल्टीवेशन होने के बावजूद भी मुझे लड़ना चाहते हो। और इधर हेवनली फिगर का यूज करते हुए वहां पर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। और यहाँ पर तैंग शाह भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक स्पिरिचुअल वॉर को क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वो लिंगडोंग के अटैक को रोक पाए। और लिंगडोंग का अटैक उसको डायरेक्ट जाकर लगता है और वहां पर वो वॉल्स बनाते हुए खुद को डिफेंस कर रहा था। दरअसल पे यहाँ क्योंकि टेंशा की एनर्जी और पावर लेवल यहाँ पर लिंगडोंग से ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से उसकी स्पिरिचुअल फोर्स भी ज़्यादा पावरफुल थी और लिंगडोंग को उसको रोकने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। टेंशा भी अपनी पावर्स का बढ़ा रहा था और यहाँ पर लिंगडोंग भी अपनी पावर्स का फुल यूज़ कर रहा था। और वो दोनों आपस में ही अपनी पावर्स को क्लैश करवा रहे थे ताकि कोई ना कोई तो हारे। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर एल्डर्स भी उसी तरफ ही आ रहे थे। और एल्डर्स देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी का ब्लास्ट हुआ है और चारों तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी ही फैल चुकी है। वो जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि यहाँ पर तो लिंगडोंग नीचे गिरा हुआ है और लिंगडोंग के साथ वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी भी हो चुका है। लिंगडोंग को समझ आ जाती है कि अगर अब उसे बचना है तो उसे वो कोई और रास्ता सोचना होगा और वो खड़ा होते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों को एंसेस्टर सील चाहिए तो मैं तुम लोगों को दे सकता हूँ, हाँ, लेकिन अगर तुम लोगों को वो हासिल करनी है तो तुम लोग मेरे पीछे आकर हासिल कर सकते हो। इसके बाद वो पाइथन के ऊपर बैठ जाता है और पाइथन के ऊपर बैठ के ही सीधा उस रिवर के अंदर छलांग लगा देता है। और रिवर के अंदर जाते ही टैंकशा उसको पकड़ने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन लेजेंडरी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वो भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो लिंगडोंग के हेवनली फिंगर अटैक से काफ़ी ज़्यादा ही डैमेज हो चुका था। और वो नीचे गिरता है लेकिन उसके एल्डर्स उसको पकड़ लेते हैं। वो अपने एल्डर्स से कहता है कि जल्दी से जाओ और उसको पकड़ो, कहीं वो भाग ना जाए। इसके लिए वो अपने सोल्जर्स को भी उस वैली के अंदर भेजने के लिए रेडी था और वो अपने सोल्जर्स को भेजने के लिए कहता है, लेकिन उसके एल्डर्स उसको रोक देते हैं और कहते हैं कि मास्टर, आप जानते हैं कि ये एक डेथ रिवर है और इसके अंदर जाने वाला कोई भी जिंदा नहीं आ सकता। तो वो भी ये मान जाता है और कहता है कि इस रिवर के चारों तरफ हमारे ही सोल्जर्स होने चाहिए और जैसे ही वो अगर जिंदा या मुर्दा जैसे भी उनको मिले सीधा उसको मेरे पास ले आना। तो ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तभी तक आप मेरी नई वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। बाय बाय।